हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि हमने बताया था क्लास 10th का हम सारा अगर एक साथ डालेंगे सारे टॉपिक्स तो आपके लिए वीडियो लेंदी हो जाएगी, तो हमने वीडियोस को छोटे छोटे टॉपिक्स में डाला है। जैसा कि आपका क्लास मतलब बायो का क्लास 10th का जो फर्स्ट टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम अपने बेस्ट और क्रिएटिव नोट्स के साथ, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं इस टॉपिक को जो कि हमारा कहलाएगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ठीक है, आज हम ये टॉपिक क्लियर करेंगे आपको बिल्कुल नोट्स के हिसाब से। ठीक है जी, चलिए। जैसा कि हमने बताया था, आपसे प्रॉमिस भी किया था कि नोट्स के साथ साथ हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। आखिर ये न्यूट्रिशन किस तरह होता है और किन किन स्टेप्स को फॉलो करता है। ठीक है, चलिए नोट्स के हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहली लाइन हमारी नोट्स की क्या होगी? जो एलिमेंट्री कैनाल है इज द लेंथीएस्ट ट्यूब रनिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। ठीक है, ये बात क्लियर है क्या? मैं एलिमेंट्री कैनाल आपको डिफाइन ही यही करता हूं कि ये देखो, यहां से जो स्टार्ट हुआ मतलब फ्रॉम माउथ से ही जो कंटिन्यूअस एक ट्यूब है, ये जो कंटिन्यूअस ट्यूब है, मान लो माउथ से आपका ईसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सबको इंक्लूड करके कंक्लूड करके जब यहाँ लास्ट की ओपनिंग अपनी एनल ओपनिंग होती है, इस सारी कंटिन्यूअस ट्यूब को ही हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। इतनी बात क्लियर है क्या? आज से एलिमेंट्री कैनाल कोई भी पूछे तो आप डिफाइन कर सकते हो बड़े प्यार से। चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक है, देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है? सेकंड है सिलेवरी ग्लैंड। याद रखिएगा, आपका एक ग्लैंड यहाँ पे आ गया। सिलेवरी ग्लैंड सेक्रीट्स सलाइवा। सिलेवरी ग्लैंड क्या सेक्रीट करेगा? सलाइवा। बिल्कुल समझिएगा इस बात को। विच कंटेन्स एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड सिलेवरी एमाइलेज। बिल्कुल ये बात जरूर याद रखिएगा। एक एंजाइम होगा, स्पेशल एंजाइम होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? सिलेवरी एमाइलेज। क्लियर है? हाईलाइट करिएगा इसको मेरे साथ। ठीक है, अच्छा, यही सिलेवरी एमाइलेज क्या काम करेगा? ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स स्टार्च इनटू द सिंपल शुगर। इतनी बात क्लियर है क्या? अगर आप सभी को मैं बता दूं, जो हम रोटी खाते हैं, ध्यान से देखो, जो हम रोटी खाते हैं, रोटी क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, इसका नेचर आप जानते हो क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक तरीके का पॉलीसेक्राइड। क्या है? एक तरीके का पॉलीसेक्राइड। एक तरीके का पॉलीसेक्राइड है। अच्छा, इन सभी में आपको एक और बात बता दूं, ये जो पॉलीसेक्राइड्स हैं, ये पॉलीसेक्राइड्स का काम क्या है? पॉलीसेक्राइड क्या है? पॉली का मतलब होता है क्या? पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली का मतलब होता है ढेर सारा। ठीक है जी, इतनी बात तो क्लियर होगी आपको। पॉली का मतलब होता है मेनी और सेक्राइड का मतलब होता है शुगर की चेन। किस चीज की चेन? शुगर की चेन। ठीक है, इट मींस कि पॉलीसेक्राइड क्या है? ढेर सारी शुगर की चेन है। ढेर सारी शुगर की चेन ही तो कहलाती है पॉलीसेक्राइड। जी हाँ, बिल्कुल। अब ये पॉलीसेक्राइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट को हम तोड़ेंगे सिंपल फॉर्म में, जिसको हम बोलेंगे स्टार्च। याद रखना, स्टार्च भी एक तरीके का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से छोटा है। ठीक है, अब इस स्टार्च से हम इसको तब तक छोटा करेंगे जब तक ये अपने सिंगल यानी कि मोनोसेक्राइड में न कन्वर्ट हो जाए। किसमें? मोनोसेक्राइड्स में। ठीक है, अब देखो इसी तरह मोनो का मतलब होता है एक, ओनली वन। सेक्राइड का मतलब क्या है? शुगर की चेन। इतनी बात क्लियर है क्या? चलिए, इतनी बात आप सभी को अगर क्लियर है तो इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक की बातें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी कि क्यों हम रोटी को चबा के खाते हैं। ठीक है, इसमें देखो, अब रोटी में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट मौजूद था, इसका इसका डाइजेशन कौन कर रहा है? इसका डाइजेशन कौन करवा रहा है? एंजाइम, जिसका नाम है सिलेवरी एमाइलेज। क्या काम करेगा? ब्रेक डाउन, तोड़ने का। किस चीज को? कॉम्प्लेक्स स्टार्च। जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च है उसको सिंपल शुगर में, सिंपल शुगर बोले तो मोनोसेक्राइड, जो कि मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके नोट्स की क्या कहती है? नेक्स्ट पॉइंट हमारे नोट्स में है क्या? नेक्स्ट पॉइंट है कि देखो, जो मसल्स लाइनिंग है किसमें? कैनाल में। किसके लिए हेल्प करती हैं वो? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब दबना। ठीक है, अच्छा, ये चीज रिदमिकली होगी। रिदमिकली का मतलब आप समझते हो? टाइम के हिसाब से, जैसे अपना हार्ट बीट करता है, जैसे अपना हार्ट बीट करता है ना, हार्ट बीट भी कैसा बीट करता है? रिदमिकली। ठीक है, उसी तरह ये भी एक रिदम के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करती है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? चलो,
अब देखो कह रहा है कि मसल्स लाइनिंग द कैनाल, अच्छा जो कैनाल है मतलब कि ये बात कर रहा है किसकी, ईसोफेगस की बात कर रहा है, ठीक है। ईसोफेगस की जो कैनाल है ये रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करेगी, जिससे क्या होगा, फैसिलिटेटिंग, अच्छा ये लाइन एनसीईआरटी की है, जो कि हेल्प किस काम का करेगा, ताकि पेरिस्टलेटिक मूवमेंट हो सके। इट मींस जो ऐसा मूवमेंट जिसके थ्रू ये ईसोफेगस के अंदर खाना ट्रेवल करता है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। क्लियर इतनी बात। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट, जिसके थ्रू खाना ट्यूब के थ्रू यानी कि ईसोफेगस के थ्रू पुश होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है क्या। चलो देखो यहां कह रहा है कि दैट पुशेस, अच्छा यही मूवमेंट है जो धक्का देता है किसको, खाने को, फॉरवर्ड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, ताकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम तक जा सके। इतनी बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट है अपना डाइजेशन इन स्टमक। अब हमने तो इतना देख ही लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं आखिर खाना जब पेट में पहुंच गया तब की क्या बातें हैं और तब क्या कुछ हो रहा है। इतनी बात क्लियर है क्या। चलो चलो जी, अब हम देखेंगे डाइजेशन इन स्टमक प्रॉपर तरीके से। देखो डाइजेशन इन स्टमक हमारा पहला है क्या, विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। बेटा इस बात को आप ध्यान रखना सारे बच्चे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विद इन द स्टमक। आखिर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक के अंदर की वॉल जो होती है ना, अंदर की वॉल, उसमें वो जो वॉल है वही इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू सेक्रेट करवाती है कुछ पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड्स, जैसे अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको मैं पेन चेंज कर देता हूं। चलो अभी देखो, चलिए अब ये जो आपके स्टमक के अंदर की वॉल है ना, ये क्या सेक्रेट करेगी, पहली चीज तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा एक तरह का एंजाइम जिसका नाम क्या है, पेप्सिन, ठीक है, और एक म्यूकस। इन तीनों का हेल्प यानी कि इन तीनों का यूज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा। अब ये आप सोचोगे आपके पेट में एसिड क्यों रिलीज हुआ, एसिड रिलीज हुआ है कुछ काम से ही हुआ होगा, जी हाँ। अब ये एसिड क्या करता है, HCl, HCl अंदर जो स्टमक की वॉल है ना, अंदर स्टमक की वॉल को क्या कर देता है, पूरा एसिडिक कर देता है। कैसा करता है, एसिडिक मीडियम बना देता है। इस एसिडिक मीडियम का फायदा क्या है, इस एसिडिक मीडियम का फायदा ये है कि हमारा ये जो प्यारा सा एंजाइम है ना पेप्सिन, ये हमारा जो एक प्यारा सा एंजाइम है पेप्सिन, ये पेप्सिन कहता है कि मैं तभी एक्टिवेट होऊंगा, ये कहता है मैं तभी एक्टिव होऊंगा जब मुझे माहौल यानी कि मीडियम कैसा मिलेगा, एसिडिक, ठीक है। अब आप ये जो एसिड रिलीज हो रहा है HCl, इसकी पीएच की वैल्यू इतनी ज्यादा होती है, ये लगभग आपके स्टमक में 2 to 3 पीएच की वैल्यू तक होता है, और इतना पीएच बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है। अब इस पीएच से कहीं आपकी स्टमक की वॉल डैमेज ना हो जाए, उससे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, म्यूकस की लेयर। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखो अब फंक्शन ही बता रहा है, ठीक है, यहां पे आपको फंक्शन ही बता रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग द एसिडिक इन्वायरमेंट, क्या करता है, एसिडिक इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है। इनहांसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन। आज से आपको पेप्सिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन मिल गया। आखिर जब मीडियम ये पेप्सिन को देगा, क्यों, ताकि पेप्सिन कन्वर्ट हो सके पेप्सिनोजन में, और यही पेप्सिनोजन क्या काम करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाने में, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। आज से पेप्सिन का फंक्शन सभी को क्लियर होगा कि पेप्सिन क्या काम करता है, पेप्सिन काम करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि अंडर अ नॉर्मल कंडीशन, किसी एक नॉर्मल कंडीशन में, अंडर अ नॉर्मल कंडीशन, किसी नॉर्मल कंडीशन में, किसी नॉर्मल कंडीशन में, देखो म्यूकस सील्ड करता है, मतलब बचाव करता है किसको, स्टमक के अंदर की लाइनिंग को, इनर वॉल को, किससे, ताकि कोरोसिव मतलब कि उसके स्टमक के अंदर की वॉल को वो डैमेज ना कर सके, किससे, एसिड से, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पेप्सिन फंक्शंस, पेप्सिन फंक्शंस एज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्लियर एकदम यहां पे आपको दे दिया हूं कि एकदम क्लियरली ये पता चल गया कि प्रोटीन डाइजेस्ट करने का कौन काम करता है, पेप्सिन। यहाँ पे लिख दिया साफ साफ कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन होगा, पेप्सिन होगा। इतनी बात क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है
द रिलीज ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज रेगुलेटेड बाय एन स्पिंचर मसल। बिल्कुल ध्यान समझिएगा। अब एक तरह की मसल होती है जिसको बोलते हैं स्पिंचर मसल। मैं बता रहा हूं अभी जस्ट एक डायग्राम बना के। देखिए जी, आपका ये रहा स्टमक, ये आपका स्टमक है। मान लो ये आपका स्टमक है, तो यहां पे एक मसल होगी जिसको बोलेंगे स्पिंचर मसल। क्या बोलेंगे इसको? स्पिंचर मसल। और यहां पे भी एक स्पिंचर मसल होगी। ये स्पिंचर मसल क्या काम करता है? खाने का बैकफ्लो पेट में से ऊपर इसोफेगस में जाने से रोकता है। ठीक है, लेकिन ये किसी स्पेशल केस में होता है। कब स्पेशल केस होता है? जब वॉमिटिंग होता है। वॉमिटिंग जब उल्टी होती है। ठीक है। अच्छा, अलाउिंग कंट्रोल पासेज ऑफ स्मॉल अमाउंट। ठीक है, अब ये स्पिंचर मसल ही कंट्रोल करता है कि डाइजेस्टेड फूड जो स्टमक में डाइजेशन जिसका हो चुका है, अब वो कहां पे चला जाए? वो चला जाए किसमें? नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आखिर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ की इतनी चर्चा क्यों होती है? इसलिए इतनी चर्चा होती है क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन नाम का स्मॉल है, लेकिन लेंथ में ये सबसे ज्यादा बड़ी है। ठीक है, अब बड़ी होती क्यों है और किसमें है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बड़ी ये होती है किसमें? हर्बीसियस एनिमल्स। हर्बीसियस एनिमल्स, देखो शब्द पकड़ो। हर्बीसियस का मतलब ये ऐसे एनिमल्स जो हर्ब्स खाएं। हर्ब्स में कौन आते हैं? एकदम छोटे पौधे। ठीक है, सच एज दोज consuming grass required an elongated small intestine to facilitate the digestion of cellulose। अब ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है? सेलुलोज कहां पाया जाता है? आप सभी को पता है सेलुलोज कहां पाया जाता है? किसमें? ग्रीन प्लांट्स में। किसमें? ग्रीन प्लांट्स में सेलुलोज पाया जाता है। ये सेलुलोज भी एक तरह का क्या है? एक तरह का पॉलीसेक्राइड है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, अब इसको कॉम्प्लेक्स है तो पचाने में टाइम लगेगा, इसलिए लेंथ इंटेस्टाइन की लंबी होगी तो ज्यादा ज्यादा दिक्कत नहीं होगी पचाने में और आसानी से उस चीज को पचाया जा सकता है। इसी तरह कार्निवोर्स क्या करते हैं? जो मीट मछली खाते हैं, जो मीट और फ्लेश खाते हैं, कार्निवोर्स वोर्स जैसे कि टाइगर्स एटसेट्रा में ये चीज बिल्कुल छोटी होती है। ठीक है, डाइट, अच्छा इनकी डाइट में इजिली डाइजेस्टेबल मीट होता है, पोजेस शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए इसमें इंटेस्टाइन इनमें इन लोगों में छोटी होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन सर्व्स एज अ लोकेशन फॉर द थ्रू डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। इस बात को आपको नोट करना होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी बचा खुचा डाइजेशन जो पेट में नहीं हो पाया, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स सबका डाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्रीजन फ्रॉम द लीवर। Secretion from the liver and pancreas contribute to the digestive process occurring in the small intestine। अब लीवर अपना कुछ सेक्रीजन देगा और पैनक्रियाज अपना कुछ सेक्रीजन देगा ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सकें किसके लिए? डाइजेस्टिव प्रोसेस को सही से होने में। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इतनी बात क्लियर है क्या? चलिए, अगर इतनी बात क्लियर है तो जरा सा देख लेते हैं कि क्या सेक्रेट कर रहे हैं ये लोग। चलो, लीवर की बात करते हैं तो कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं कि वो बाइल जूस सेक्रेट करता है। बाइल जूस फ्रॉम लीवर। लीवर का जो बाइल जूस है उसके बारे में बात करेंगे। जनरल लीवर के बाइल जूस का दो फंक्शन होता है। ठीक है, कौन कौन सा वो होता है देखते हैं। बाइल सॉल्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बहुत बढ़िया। इमल्सिफिकेशन मतलब तोड़ना। इमल्सिफिकेशन मतलब तोड़ना। किस चीज को? फैट्स को तोड़ने का काम, पहला काम सबसे इंपॉर्टेंट बाइल जूस का है। बाइल जूस का पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट को इमल्सिफाइड करके उसे तोड़ देना, ब्रेकिंग लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस। ठीक है, बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे में तोड़ेगा। अच्छा, देयर बाय इनहांसिंग द इफिशियंसी ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, और ताकि पेनक्रियाटिक जूस को और अच्छा मतलब मदद मिल सके, थोड़ा सा काम हैवी ना हो उसका। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या है? The initially acidic food entering in the small intestine undergo alkalization। अब आप मान लो कभी कोई ज्यादा स्पाइसी खाना खा लिए तो वो एसिडिटी ना क्रिएट करे, उसको भी बचाने का काम ये करेगा। क्यों? कैसे? क्योंकि ये अल्कलाइन नेचर का होता है। अल्कलाइन नेचर मतलब मैं कह दूं क्या? अल्कलाइन नेचर मतलब बेस और एसिड, एसिड के साथ। और आप सभी को पता है एसिड जब बेस के साथ मिलता है तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है और न्यूट्रल बनते हैं। सही है। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं पैनक्रियाटिक जूस का। पैनक्रियाटिक जूस का काम क्या है? देखिए, पैनक्रियाटिक जूस
पैनक्रियाटिक जूस क्या है? इंक्लूड्स एन एंजाइम सच एज ट्रिप्सिन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पैनक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम होगा? ट्रिप्सिन। जो किस काम आएगा? याद करो किस काम मैंने बताया था, रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन डाइजेशन। ये भी क्या काम करेगा? प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। याद है प्रोटीन डाइजेस्ट और कौन कर रहा था? लाइपेज। प्रोटीन डाइजेस्ट कौन करवाया था वहां पे? पेप्सिन। और देखो प्रोटीन डाइजेशन एंड लाइपेज विच इन्वॉल्व्स इन ब्रेकिंग डाउन द इमल्सिफाइड फैट। अब ये फैट और लिपिड्स को भी काम करेगा डाइजेस्ट करने का, क्योंकि इसमें लिपिड्स भी ट्रिप्सिन नाम का क्या होता है? एंजाइम। ठीक है जी। नेक्स्ट अपना पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल हाउस ग्लैंड्स। अच्छा, ग्लैंड्स प्रोड्यूसिंग द इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइन जो होगा वो इंटेस्टाइनल जूस क्रिएट करता है, सेक्रेट करता है, ताकि उसमें सारी चीजें जो उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट है वो उस चीज को करके सब कुछ डाइजेस्ट अच्छे से कर सके। ठीक है, देखो एंजाइम्स इन द इंटेस्टाइनल जूस, एंजाइम्स इन द इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट्स प्रोटीन टू एमिनो एसिड। जो इंटेस्टाइनल जूस होंगे वो एमिनो एसिड, वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ेंगे, क्योंकि सभी को पता है प्रोटीन क्या है? छोटे छोटे, प्रोटीन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एमिनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन का छोटा अमाउंट क्या है? एमिनो एसिड ही कहलाता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ेंगे? ग्लूकोज में। और फैट्स को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में तोड़ेंगे। याद रखिएगा, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बनती है, तो इसको आप हैशटैग में डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर और प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाय। अब आप समझो एक जनरल सी बात, एक ये रस्सी है, ठीक है, इसकी एरिया इतना ही है। ठीक, अगर मैं इतने ही एरिया में इस रस्सी को ऐसे ऐसे कर दूं तो आप ही सोचो ना, ये ज्यादा लेंथ वाइज रस्सी आ गई। यही ऐसा विलाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ऐसा फिंगर जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये क्या काम करता है? एब्जॉर्प्शन को बहुत अच्छे से, यानी कि एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ गया ना, और एरिया के बढ़ने से एब्जॉर्प्शन का रेट ऑब्वियसली बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अब विलाई का फंक्शन देख लेते हैं हम जरा सा जल्दी से। विलाई का फंक्शन अभी बताया मैंने। ठीक है, देखिए मोटी मोटा देख लीजिए कि इन्हांस द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ जाएगा। इतनी बात क्लियर है क्या? इसको याद रखिएगा, इन्हांस द सरफेस एरिया को बढ़ाएगा और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है क्या? सेकंड है विलाय आर एबेंडेंट, विलाय आर एबेंडेंट सप्लाइड विथ blood vessels facilitating the distribution of absorbed nutrition to every cell, ताकि ये विलाई अच्छे से एब्जॉर्ब करके सारे सेल्स को, उस सारे सेल्स को न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम कर सके। ठीक है, अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज डायरेक्टेड to the large intestine where its wall extracts additional water from the material। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का काम हो गया, तो ये जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, मतलब मैं कह दूं वेस्ट मटेरियल, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में ढकेल दिया जाएगा, मतलब भेज दिया जाएगा, जो कि क्या काम करेगा? कहीं वेस्ट मटेरियल के साथ एक्सेस वाटर ना निकल जाए, इसलिए उस वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेगा कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या करेगा? जितना बचा खुचा पानी है, जितना बचा हुआ पानी है H2O का एब्जॉर्प्शन कर लेगा कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है जी, और यहाँ पे अपना डाइजेशन खत्म हो जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, उसके आगे एनस के थ्रू एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा। न्यूट्रिशन के थ्रू हम प्रोसेस देखें तो प्रोसेस कहलाएगा ईजेशन। सही है जी, उम्मीद है आपको ये छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएगा रेस्पिरेशन। ठीक है, उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। डाइजेशन इन ह्यूमंस, या फिर मैं बात करूं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। बाकी अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज रेस्पिरेशन। टिल देन थैंक यू सो मच। आप लोग ध्यान रखें अपना। बेस्ट ऑफ लक।